वणक्कम, खंबागणी, राम राम सा, आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जितनी डाइवर्सिटी, हाँ मतलब जैसे मैं राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम बोलती हूँ, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में, उतनी ही डाइवर्सिटी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका जन्म हुआ बहुत पहले और सिर्फ 2 सीटों से वो लोकसभा में आई, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मैं बात कर रही हूँ बीजेपी की। बीजेपी का जो टर्न अराउंड हुआ है स्पेशली इन लास्ट 2 डिकेड्स, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से चीजें अमित शाह, राजनाथ सिंह और वाजपेयी जी, इन लोगों ने किस तरीके से चीजें एकदम चेंज कर दी। क्या ऐसा बदलाव लेकर आए, क्या बॉन्डिंग थी कार्यकर्ताओं के साथ में, ऐसे क्या घुट्टी पिलाते कि वो केडर बन जाते हैं। वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, वो उनकी केडर बन जाते हैं, पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा सर। सर का चैनल है प्रारंभ और सर उस पर बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दैट चैनल एज वेल। सर ओवर टू यू। मैं सर अमित शाह से शुरू करूंगी। अमित शाह द चाणक्य जी सर। सबसे पहले नमस्कार गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने कहा कि आप अमित शाह साहब से शुरू करना चाहेंगे, बिल्कुल करिए, अमित शाह से शुरू करेंगे। लेकिन 2 सांसदों की पार्टी से पहले जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी, तो वहां से कार्यकर्ताओं का एक जुड़ाव, और आपने एक बात कही, या लोग इस बात को जो महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके संगठन, उसके साथ उसके कार्यकर्ताओं की इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है। ये सारा कुछ आता है आरएसएस से, ये सब कुछ संघ से आता है। मुझे याद है 2014 या 15 में संघ के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, 3 दिन का कार्यक्रम था, तो मैं उसमें था। एक सत्र में संघ के एक बड़े सीनियर जो लीडर थे, उनसे एक बड़े बिल्कुल नौजवान ने एक सवाल पूछ लिया। उसने पूछा कि साहब ये बताइए कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर का दौर है, फेसबुक का दौर है, इंस्टा का दौर है, हर बात बात पे बाइट्स देने का दौर है, मीडिया में आ जाने का दौर है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर है। ऐसे में आरएसएस इन बातों को क्यों नहीं समझती और इन सारे माध्यमों, इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी खुद को क्यों नहीं एक्टिव रखती। वहां का एक जवाब मैं आपको बताऊं, मैं किताबों को बहुत कोट कर सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल आंखों देखी बात आपको बता रहा हूं, कानों सुनी आपको बता रहा हूं। मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, सीनियर लीडर का आरएसएस के। उन्होंने कहा कि देखिए, हम व्यक्ति बनाते हैं और से केवल एक व्यक्ति नहीं बनाते हैं, एक पूरा संस्कार बनाते हैं। यानी एक व्यक्ति से पर्सन टू पर्सन कनेक्ट, और वह पर्सन टू पर्सन कनेक्ट धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जनरेशन तक पास ऑन होता रहता है, सो ऑन होता रहता है। यही मूल मंत्र है। तो संघ का दिया हुआ ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो कनेक्ट, वो जज्बा वो पैदा करके रखता है कि वो एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन, बार बार इलेक्शन, एक अध्यक्ष, दूसरा अध्यक्ष, तीसरा अध्यक्ष, बार बार बदला गया अध्यक्ष, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पूरे जीवन के लिए भारतीय जनता पार्टी से समर्पित हो जाता है। अब आते हैं, कुछ तो हुआ है 2013 के बाद, कुछ तो हुआ है। मैं अगर आपके दर्शकों को याद दिलाऊं, सब लोग इतने पॉलिटिकली सक्रिय हैं कि सबको याद है 2013 में जब नरेंद्र मोदी लीडर के रूप में उभरे और प्रोजेक्ट हुए, तो उस समय राजनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो एक तरह से यह कह लिया जाए कि आज की, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी को वो विरासत राजनाथ सिंह ने सौंपी। वहां से अगर शुरू करते हैं तो अमित शाह जी, मैं आपको बताऊं, अमित शाह जब अध्यक्ष नहीं थे तो देश के सबसे बड़े प्रदेश, 24 से 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां से मैं भी आता हूं, वहां के वो चुनाव प्रभारी थे। आज कितने साल बीत गए हैं, ये मैं 2013-14 की बात बता रहा हूं आपको। आज लगभग 9.25 साल बीतने को आए। अमित शाह अब पार्टी अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक एक पन्ना प्रमुख के नाम अमित शाह जी को आज भी याद है। आज भी बूथ लेवल एक एक कार्यकर्ता सीधे, जी हां, आई एम रिपीटिंग इट, सीधे अमित शाह से कनेक्टेड है, उनके संपर्क में। ये होता है
देखिए, कोई भी सड़क जो है ना, वो जब वन वे होती है तो बहुत ज्यादा लंबे दूरी तक नहीं जाती। जरा मुझे बता दीजिए कोई भी वो ऐसी वन वे सड़क जो 1 आध किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो, नहीं होती। इसका मतलब कोई वन वे सड़क बहुत लंबी यात्रा में काम नहीं आती। वो एक गली से दूसरे गली, एक अवसर से दूसरे अवसर, एक इवेंट से दूसरे इवेंट, एक चौराहे से दूसरा चौराहा, बस इतना ही पार करा सकती है आपको। इसलिए जो कुछ भी आपको या लोगों को ये बदलाव दिखता है 2013 ऑनवर्ड्स, बीजेपी एज ए संगठन, वो यही वजह है कि वहां टू वे कनेक्ट है। कार्यकर्ता अपनी बात सीधे ऊपर तक पहुंचाता है। अब कुछ लोग इसको कंट्राडिक्टरी करार देंगे, कैसे, मैं खुद ही बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उसके कार्यकर्ताओं के बारे में इधर उधर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे इस तरह की टिप्पणियां आती हैं, इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं देती। जानती हैं, जो लोग भी फुल टाइम पॉलिटिक्स में होते हैं या फुल टाइमर पॉलिटिशियन की तरह सोचते हैं, और इस देश में एक ऐसी गंदी परंपरा कांग्रेस के रिजीम में, उसके इकोसिस्टम द्वारा, उसके बाद आई रीजनल पार्टी, चाहे वो एसपी हो, समाजवादी पार्टी जैसी हो, आरजेडी जैसी पार्टियां हो, या उधर साउथ में चले जाइए आप, डीएमके हो, इस जैसी जो पार्टियां हैं, वो लेन देन की पॉलिटिक्स में विश्वास रखती हैं। मार्क्सवादी वामपंथी पार्टियां तो, कम्युनिस्ट पार्टियां तो इसकी उस्ताद है। वो तो ठेके पे अपने मोहल्ले, अपने गलियों को दे देती हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि यहां से तुम वसूली करो और तुम खुश रहो। दरअसल ये वही कल्चर है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब लागू करने का प्रयास किया जाता है तो लोग कहते हैं साहब, उनकी तो बात जिला स्तर पे मानी नहीं जाती, उनकी बात तो थानेदार सुनता नहीं, उनकी बात तो एसपी सुनता नहीं, कमिश्नर सुनता नहीं। फिर भी लेकिन आप जरा परफॉर्मेंस देखिए। दरअसल ये जो लेन देन की पॉलिटिक्स है अपने कार्यकर्ताओं को, वो पार्टियां हैं जिनको कि ऐसा करना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस हो। भाई, कांग्रेस से बड़ा संगठन इस देश में और किसका था? किसी का नहीं था। लेकिन वो किस बात पर टिका था? एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। तो जब आप लगातार सत्ता में रहते हैं तो आपके आगे पीछे एक भीड़ दिखाई देती है, वो जोश दिखाई देता है, वो जज्बा दिखाई देता है। जैसे ही आप सत्ता में नहीं रहते हैं तो फिर न वो जोश दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका मोबाइल प्रीपेड है तो जब तक वो प्रीपेड रहेगा, उसका रिचार्ज रहेगा, तब तक होगा। अदरवाइज आप टॉप अप नहीं कराएंगे या उसको रिचार्ज नहीं कराएंगे तो खत्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और उसके जो कार्यकर्ताओं का रिश्ता है वो पोस्ट पेड है। और वो भी पोस्ट पेड इन व्हाट टर्म्स? इन फिलोसफिकल टर्म्स। विचारवादी विचारधारा की उनके अंदर लेन देन जरूर है, सांस्कृतिक लेन देन जरूर है, एक देश सेवा का लेन देन जरूर है, राष्ट्रवाद का लेन देन जरूर है। तो यही वजह है कि आप देखिए ना, करीब 30 साल, 30 से 32 साल लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट रही वेस्ट बंगाल में। जैसे ही इनकी सरकार गई, आज वो पूरा का कॉर्डर किसके पास है वेस्ट बंगाल में? उसके पास है जिसकी सत्ता है पिछले 10 सालों से, यानी तृणमूल के पास ट्रांसफर हो गई। क्योंकि वो प्रीपेड मीटर्स हैं, वो जब तक उनको लाभ नहीं मिलेगा तब तक वो कार्डर उनके पास टिकता नहीं। यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के साथ एक दूसरी बात ये हो गई कि 45 साल के लगभग वो देश में सत्ता में रही, एक सत्ता के बाद दूसरी सत्ता आती गई तो वहां पर रिचार्ज खत्म नहीं हुआ। लेकिन आप चाहे ये रीजनल पार्टीज जो भी देख लीजिएगा, सपा देख लीजिएगा, आरजेडी, ये सत्ता में नहीं रहते हैं तो उसके बाद इनका क्या हाल होता है? यहां ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किसी कंप्यूटराइज सिस्टम द्वारा नहीं पैदा किया गया, ये संगठन के लेवल पर उनके लीडर्स द्वारा पैदा किया जाता है, जो कि यहां पर नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे इससे पहले राजनाथ सिंह हो। तो ये जो 1 to 1 कनेक्ट है ना, ये बेसिक सांस्कृतिक रूप से ये कल्चर उनके पास आरएसएस से आया हुआ है। और ये एक ऐसा संस्कार होता है कि क्या फुल टाइमर, क्या एक्टिविस्ट, क्या पार्ट टाइमर, क्या सिंपैथी रखने वाला, क्या उनके विचारधारा से प्रभावित रहने वाला, वह हर व्यक्ति 24/7 अपनी पार्टी के बारे में, अपने वैचारिक प्लेटफॉर्म के बारे में सोचता है। और न सिर्फ सोचता है बल्कि काम भी करता है। और आप देखें ना, कितना अच्छा मिक्स है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है अपने आप को? दुनिया की सबसे बड़ी संख्या वाली राजनीतिक पार्टी, जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं। ठीक, इनका जो मातृ संगठन है आरएसएस, जिनके की पूरी फिलोसफिकल बैकअप है इनके पीछे,
वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन इन नंबर्स। अब कल्चर और पॉलिटिक्स, इन दोनों का जब एक साथ मिलन होता है, यानी फिलॉसफी, दर्शन और राजनीति, इन दोनों का जब एक साथ मिलन हो जाता है, तो ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बना देता है जो भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखाई दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी भी ये स्वीकारते हैं गायत्री जी, कि ये एक ऐसी चुनावी मशीन बन चुकी है जो साल के 365 दिन चुनाव के मोड में रहती है, 24/7 इलेक्शन के मोड में रहती है, और सिर्फ मोड में रहना नहीं, परफॉर्म करके दिखाती है साहब। एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, ब्लॉक लेवल का चुनाव हो, पंचायतों का चुनाव हो, निकायों का चुनाव हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, आपका लोकसभा हो। तो ये एक ऐसा संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो कि थानों की दलाली न कराने के बाद, जिले में ठेके पट्टे और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट और रेवड़ियां न बांटने के बाद, लाभ के तरह तरह के पद। अरे साहब, कभी तो एक जिले में ये कल्चर हो गया था, यूपी और बिहार जैसे, राजस्थान जैसे, हिंदी चाहे आप उसमें मध्य प्रदेश ले लीजिए, एक एक जिले में 10-10 से 12-12 मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री घूमते थे लाल बत्तियां लगा के। तो ये कल्चर ना अपनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिस नैतिक ग्राउंड पर अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के विशेष कनेक्ट को लेकर जीती है, उसमें सबसे बड़ा जो मैंने आपको मिक्स बता दिया, संघ का वो संस्कार और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, जो कि हमेशा टू वे कनेक्ट रहती है। जी राइट सर, एक चीज और भी है ना, जैसे अगर आप कांग्रेस की बात करें, मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि दो सबसे बड़ी पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी, हेमंत बिस्व शर्मा का एग्जाम्पल सबको याद है, राइट? कुत्ते के बिस्किट्स सामने पड़े हुए हैं, खाना है खा ले, नहीं तो मत खा। दैट्स द काइंड ऑफ वे यू बिहेव विद योर वर्कर्स एंड समबडी हु इज एट सच अ सीनियर पोजीशन। तो नीचे के लेवल के साथ क्या होता था? और ऑन द कॉन्ट्ररी, अब तो खैर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं युवा नेता आज के डेट में, वो जाके पंक्चर भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स कल से वायरल हो रही हैं। दूसरा, यहाँ पर चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, धामी हो, ये सब अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाना खाते हैं लाइक अ टीम मेंबर। वहां पर एक राजकुमार थे जो किसी को मुंह नहीं लगाते थे, सब उनके नीचे थे, और एक यहाँ पर अलग। सर, ऐसी कोई स्टोरी आपको याद है? क्योंकि आपने इन लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, दोनों पार्टीज को। जी सर। देखिए, मैं फिर वहीं जाऊंगा, ये बात संस्कारों की है। ये जो आपने अभी कहा ना कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के ये लोग खाना पीना करते हैं, खाना खाते हैं और उनके साथ बैठ के बातें करते हैं, ये कहां से आता है? ये भी आरएसएस से आया हुआ। आरएसएस को जो भी लोग जानते होंगे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, तो वहां एक सहभोज का कल्चर है। उनकी शुरुआत कहां से रहा है? कहीं भी एक टाट पट्टी बिछा के जमीन पर वही पत्तल, और आपस में ही परोस रहे हैं, बल्कि बना भी खुद रहे हैं, खिला भी खुद रहे हैं, और एक पंक्ति में बैठ के क्या छोटा क्या बड़ा, मैं छोटा बड़ा उम्र में भी कह रहा हूं, मैं छोटा बड़ा पद में भी कह रहा हूं, मैं छोटा बड़ा सामाजिक हैसियत में भी कह रहा हूं। तो दरअसल होता क्या है ना, कि एक चीज धीरे धीरे जब आपके संस्कार में आ जाती है, तो वो व्यक्ति के डीएनए का हिस्सा बन जाती है, चारित्रिक डीएनए का हिस्सा बन जाती है, कैरेक्टरल डीएनए जो होता है उसका। मैं बायोलॉजिकल डीएनए की बात नहीं कर रहा। तो ये संस्कार भी भारतीय जनता पार्टी में वहीं से आया है। हेमंता जी का आपने जिक्र किया, हेमंता जी ने अपने एक इंटरव्यू में प्रॉपर ये भी कहा था, एक बाइट में मैं सुना, मैंने काफी बार उसको सुना। उन्होंने कहा, साहब एक बार हम लोग कार्य समिति की जब पहली बैठक थी, तो वो किसी वहीं नॉर्थ ईस्ट के अपने सीनियर लीडर के साथ जो बीजेपी में थे, तो ये दोनों नए नए बीजेपी में थे, तो वो लोग खाना वगैरह शुरू किए। अचानक उन्होंने देखा कि बगल में अमित शाह जी खा रहे हैं, वहां राजनाथ जी खा रहे हैं, उधर से कोई और दिख गया। तो उनको लगा कि अरे ये लोग भी ऐसे ही खाना खाते हैं। तो उन्होंने, हेमंता जी कहते हैं कि मैंने पूछा कि यहाँ ऐसे ही चलता है सब कुछ? बोले हाँ, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। और उसी समय वो ये भी गिनाते हैं कि साहब कांग्रेस में जब हम थे, तो कांग्रेस में 3 टियर सिस्टम था, 3-4 टियर सिस्टम था। कुछ ऐसे नेता थे जो बरामदे तक, लॉन तक रहते थे, गेट के बाहर से शुरू कर लीजिए, कुछ गेट के बाहर रहते थे, कुछ लॉन तक पहुंचते थे, कुछ बरामदे तक पहुंचते थे, ड्राइंग रूम में तो बहुत कम लोग पहुंचते थे। लेकिन यहां ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का कल्चर ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी तो अपने, आप ये बताइए जरा, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की ही तो मीटिंग थी जिसको भोपाल में नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। हमारा बूथ सबसे मजबूत, यही तो मीटिंग थी। अच्छा,
सामने भारतीय जनता पार्टी के देश भर से गए कार्यकर्ता थे और उसी के साथ ये पूरा प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी का लाइव था, जिसमें पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो जुड़े हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट के लिए भी अगर कोई मीटिंग करती है तो इतने बड़े और खुले पैमाने पे करती। तो शायद ये जो कनेक्ट है, इस कनेक्ट ने भारतीय राजनीति की दशा बदल दी है 2014 से, और दिशा भी बदल दी है। तो कुछ भी ये छुपा के नहीं करते। अब इसकी वजह क्या है? कुछ भी छुपा के नहीं करते। इनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में कुछ छुपाने को है नहीं भाई, जिसके पास है उनके पास है। आप सबको याद होगा, मध्य प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है। पिछले इलेक्शन में कमलनाथ जी के एक वीडियो जो वायरल हुआ था, जरा उसका सुनिए। वो एक मुस्लिम संगठनों के कुछ लोगों के बीच में बैठ के क्या बातें कर रहे थे। इस तरह का कोई वीडियो, कोई ऐसा सनसनीखेज या डार्क। सर कमलनाथ जी क्या बातें कर रहे थे? कमलनाथ जी का एक वीडियो आया था, वहां वो कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ एक कमरे में बैठ के, अच्छा मजे की बात सुनिए, वहीं मौजूद व्यक्ति ने उसको रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो वायरल हुआ, पब्लिक में आया। वो ये कह रहे थे कि चुपचाप अभी नरमी बरतो, शांत रहो, जो हिंदू बहक रहे हैं उनको बहक के हमारी तरफ आ जाने दो, हम लोग कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, हमसे कड़े बोल की उम्मीद मत रखो, सरकार बन जाने दो, फिर तो सरकार तुम्हारी हो, हम इनको देख लेंगे। ये कह रहे थे कमलनाथ जी। डबल स्टैंडर्ड, नॉट फुलफिलिंग डबल द प्रॉमिस हरगलाना। एग्जैक्टली। तो इस तरह की चीजें न तो भारतीय जनता पार्टी करती है, न उसको इसकी आवश्यकता है। आप आरोप कुछ भी लगाते रहिए भारतीय जनता पार्टी के पास, इसके ऊपर, इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर। अरे लोग तो आरोप यहां तक लगा देते हैं कि आरएसएस के जो सुबह शाम का उनका जो शाखाएं होती है वहां पर युद्ध सिखाया जाता है। अरे भाई, युद्ध नहीं सिखाया जाता। हाँ, शारीरिक श्रम कराया जाता है, वर्जिशें कराई जाती हैं, आसन कराए जाते हैं, दौड़ भाग कराया जाता है, खेल कूद कराया जाता है। वो कब काम आता है? जब कहीं बाढ़ आती है तब देखो। वेस्ट बंगाल में जब शहर के बीचों बीच एक फ्लाईओवर गिरता है तब देखा गया, सुनामी आती है तब देखा जाता है, कहीं कोई भूस्खलन हो तब देखा जाता है। तो ऐसी किसी नेचुरल क्लेमिटी जब आती है तो वो अपने आप को तैयार रखते हैं, इस बात के लिए वर्जिश होती है। अब तुम कहो कि साहब मुसलमानों के खिलाफ उनको तैयार किया जाता है, तो करते रहो। तो ये जो कनेक्ट है, इससे पार पाना न तो अब कांग्रेस के लिए संभव है, रह गया है, प्रयास वो खूब कर रहे हैं। कारण यही है कि मैंने शुरू में बताया आपको, प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन वाला मामला है गायत्री। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास पोस्टपेड कनेक्शन है उनके संगठन के पास, इसके अलावा बाकी सबके पास प्रीपेड है। तो जहां लाभ हानि पर संबंध कायम होंगे, वहां इसी तरह के संबंध होंगे, इसी तरह का उत्साह होगा। और जहां जन्मों जन्म के लिए, पीढ़ी पीढ़ी के लिए वैचारिक स्तर पर जुड़ाव हो जाएगा। और एक छोटा सा मैं बताऊं, उसमें मैं भी था, मौजूद था। आपने पूछा कि कोई ऐसा एक इवेंट, दिल्ली में एक कार्यक्रम था, वो राइटर्स का ऑल इंडिया राइटर्स मीट थी, मेरी सहभागिता थी उसमें से। बीच में एक दिन लंच के समय में ये हुआ कि लंच में अमित शाह जी आ रहे हैं। ठीक है, अमित शाह जी आ रहे हैं, मंच से उन्होंने भाषण दिया, जो कुछ भी एक सेशन बोला उन्होंने, हम लोग भी सुने। अच्छा, वो 3 दिन का था, तो दूसरा दिन ये था, तो तब तक सबको आदत पड़ गई थी कि मॉर्निंग टी है, उसके बाद लंच है। तो ये हुआ कि लंच और है, अब लंच के लिए चलते हैं। लंच एक वहीं कार्यक्रम स्थल पर एक हॉल में था। वहां जब सब लोग गए तो कुछ राउंड टेबल्स लगे हुए थे और एक टेबल पे अमित शाह जी खुद मौजूद थे, कुछ और लोग बैठे हुए थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे लोग या तमाम ऐसे करोड़ों लोग या लाखों लोग, वो तो मिसकाल वाले मेंबर भी नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी के, तो सारे लोग लंच लेके इधर उधर जा रहे थे। अचानक इस तरीके से चैनलाइज किया गया, मेरा भी पहला अनुभव था ये देखने का कि साहब, पता चला कि सबको बारी बारी से, और कोई ऐसा नहीं कि नंबर लगाया गया या नाम बोला गया या कोई उद्घोषणा हुई, कुछ नहीं, लेकिन इस तरह से उनकी टीम ने मैनेज किया कि लगभग वहां मौजूद ज्यादा लोग थे नहीं, मेरे ख्याल से 80-85 के आसपास की प्रेजेंस रही होगी, लेकिन बारी बारी से लगभग सारे लोग एक एक
की संख्या में, यानी अकेले अकेले उस टेबल तक पहुंचा दिए गए, वहां बैठे अपनी प्लेट लेके, और उनका 2 से 3 मिनट 1 मिनट का जो भी कन्वर्सेशन हुआ वो तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ हुआ। और मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, ये किसी कार्यक्रम में जाने पे एक ये लगा रहता है ना जिसमें आपका नाम और आपके जगह लिखी रहती है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा अवनीश जी आप गोरखपुर से हैं? मैंने कहा जी। आपकी विधानसभा गोरखपुर नगर है या गोरखपुर ग्रामीण है? मैंने कहा अरे, मैंने कहा नहीं मैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा है। अच्छा, एक पुराने विधायक का उन्होंने नाम लिया, बोले वो विधायक जी तो चले गए समाजवादी पार्टी में, आगे आने वाले इलेक्शन। आप जरा सोचिए, नेशनल प्रेसिडेंट, देश भर के राइटर्स मीट में 80-85 लोग इकट्ठे हैं, वहां नाम देख के मुखातिब होते हैं, और उसके बाद आपकी विधानसभा, आपकी लोकसभा, आपकी विधानसभा। अब मैं तो मतलब इतना ही सोच रहा था कि वो मुझसे कहीं बूथ ना पूछ लें कि आप किस बूथ पे जाके वोट देते हैं, तो मैं ही ना बता पाता झटके में कि साहब कौन से बूथ पे मैं जाके वोट देता हूं। तो ये कनेक्ट है। इस कनेक्ट से, इसी कनेक्ट ने और इसी परिश्रम ने भारतीय जनता पार्टी को एक संगठन के तौर पर एक इलेक्शन विनिंग मशीन बना रखा है, जिसको कि देखिए, इसकी आलोचना आप करते रह जाइए भाई, ये तो लोगों को शिकायत है। भारतीय जनता पार्टी के शायद कार्यकर्ता शिकायत करते हुए आपको ना दिखते हो, लेकिन जो समर्थक है, जो वोटर हैं, वो अक्सर ये शिकायत करते हुए दिखते हैं कि साहब बताइए, थाने में तो उनके कार्यकर्ता पीट दिए जाते हैं, सुनवाई होती नहीं, कोई सुनता नहीं, इनसे कोई काम कहो तो ये कहते हैं हम करा नहीं पाएंगे, तो फिर संगठन का लोग जो है कैसे इनके कार्यकर्ता इनके लिए काम करेंगे। लेकिन नहीं, चुनाव आता है, आप देखिए भोपाल से बिगुल फूंक दिया गया, और अपने उस बूथ लेवल कार्यकर्ता के सामने नरेंद्र मोदी ने 2024 के इलेक्शन एजेंडा की रूपरेखा न सिर्फ तय की, एजेंडा न सिर्फ सेट किया, बल्कि उसको जाहिर किया। इसको कहते हैं कि जिनके बदौलत एक एक बूथ उनको मैनेज करना है, एक एक बूथ पर वोटिंग करानी है, उनके बीच बताया कि इस मुद्दे पर या इन मुद्दों पर या इस मोड के साथ हम 2024 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आप जरा ये बताइए ना कि ऐसा अगर डिलीवरी होगा उसके सर्वोच्च नेता का संगठन के प्रति, तो फिर वो पार्टी इलेक्शन विनिंग मशीन नहीं बनेगी तो कौन बनेगी? जो कुत्तों के बिस्कुट के साथ अपने कार्यकर्ताओं और अपने बड़े नेताओं, राज्य के नेताओं को डील करती, जिस पार्टी के लोग अपने नेता के साथ एक सेल्फी लेने का तरस जाए उनको। तो ये सर राहुल गांधी की संगठन, वो फोटो काफी वायरल हुई थी, वो पता नहीं पिए हुए थे। मैं तो सर, मेरी तो आदत है थोड़ी खुल के बोलने की, सॉरी आई कैन नॉट होल्ड मैं जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं, मैं हूँ एजुकेशनिस्ट। तो जो मुझे लगता है लोगों को जानना जरूरी, मैं बोलती हूँ। वो हिल रहे थे इस तरीके से कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 4 बोतल वोडका पी रखी थी। उसमें कोई बंदा, चलिए आपका फैन रहा होगा, ठीक है, फॉरगेट अबाउट हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कई बार ऐसा होता है कि लोग फैन होते हैं, चाहे जाने अनजाने में, अगर फोटो लेने आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। एंड आपने पब्लिक के सामने उस बंदे को इस तरीके से हड़का दिया, एज इफ आप उनकी बदौलत वहां तक पहुंचे हो। दोज आर द पीपल हु हैव वोटेड फॉर यू, दोज आर द फैन जिन्होंने ग्राउंड पर आपके लिए काम किया है, खून पसीना बहाया है। नहीं तो कांग्रेस कांग्रेस नहीं होती, किसी मिट्टी में पड़ी हुई होती। इतने लोगों के कांड होने के बावजूद अगर आपके साथ कार्यकर्ता खड़े हैं तो यू शुड बी सल्यूटिंग देम रादर। और ये धक्का मार गायत्री के जी, उनको, गायत्री जी ये जानती हैं कहां से आता है ये घमंड? ये घमंड आता है, मैं एक टर्म बार बार इस्तेमाल करता हूं कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के ये लोक राज परिवार है, ये डायनेस्टी के तौर पर समझते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही हुआ कि एक ये समझते हैं भारत इनकी जागीर है, इनके बाप की चीज है। राजा, राजा और प्रजा वाली फीलिंग है। तो जहां राजा और प्रजा वाली फीलिंग होगी वहां पर इसी तरह का व्यवहार देखने को मिलेगा। और रही बात, कार्यकर्ता इनके पीछे तभी तक रहता है, इसीलिए मैं बार बार पोस्टपेड और प्रीपेड की बात कर रहा हूं, जब तक उसका हित सुधरता है, इनसे सधता है, तब तक वो इनके साथ रहता है। इस सिस्टम को जो भारतीय जनता पार्टी के पास है अपने कार्यकर्ताओं को लेके, उनसे जब तक ये अपने आप को मैच नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम इलेक्शन जीतने के मुद्दे पे या किसी नैरेटिव को जनता तक ले जाने के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई कंपटीशन कर सकते हैं फिलहाल। जी
सर नागपुर से सर ने जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जिसको बोलते हैं ना बिगुल बजा दिया अपनी, वो क्या बोलते हैं, अब अगर गेम ऑफ थ्रोन्स किसी ने देखी है तो जहां पर जाके वो बोलते हैं ना एकदम सेंटर में खड़े होके अपने सोल्जर्स के बीच में खड़े होके अपनी फौज के बीच में अपनी आर्मी के बीच में खड़े होकर इन्होंने 2024 का बिगुल बजाया है उस दिन। सर उस दिन की कोई खास बात आपको याद है? मैंने सुना है वहां पे वन वे ट्रैफिक नहीं था, जब जैसे अभी आपने कहा वहां पे टू वे ट्रैफिक था, मोदी मैंने जी पलटी किए थे। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो नागपुर नहीं, भोपाल, भोपाल था। वहां हुआ गया, आप देखिए यूसीसी पर जो क्लियरिटी आई, नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से जो यूसीसी पर बोला, जो कि एक तरह से आप ये कहिए कि भाजपा का या नरेंद्र मोदी जी का स्टैंड क्लियर हुआ यूसीसी पे, और उसको यूसीसी आ रही है, ये नैरेटिव शुरू हो गया, ये बातचीत शुरू हो गई। दरअसल वो उत्तर प्रदेश की एक महिला कार्यकर्ता ने वर्चुअल मीडियम से सवाल पूछा था उनसे, और सवाल क्या था वो मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, रानी बाला या इस तरह का कुछ नाम है। उस महिला कार्यकर्ता, वो सुदूर यूपी में बैठी हुई थी, वो तो भोपाल थी भी नहीं, वर्चुअली जुड़ी हुई थी। उसने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके यहाँ देश में, हमारे यहाँ, हमारे जिले में, हमारे ब्लॉक में लोगों के बीच बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाना भी चाह रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये साहब आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में है। और दर्शकों को, आपको भी मैं बता दूं आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी 2019 में जिस अपने मैनिफेस्टो के साथ आए थे, इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ, उस लिस्ट में से आखिरी बची हुई महत्वपूर्ण जो चीज है जिसको कि आप अंडरलाइन कर सकते हो, वो यूसीसी है। आप सोचिए कि उस महिला कार्यकर्ता, बूथ लेवल कार्यकर्ता के प्रश्न के जवाब में जो कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, वो देश का इस समय डिस्कोर्स बना हुआ है यूसीसी पर। बड़े बड़े लोगों ने पूछना चाहा इन 4 सालों में, 5 सालों में, दुनिया भर की बातें हुई, यूसीसी, दिस दैट, नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं बताया। उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टैंड नहीं आया, कहीं भाषण में एक जिक्र नहीं हुआ, कहीं कार्यक्रमों में एक जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब उस पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता, बूथ लेवल कार्यकर्ता ने अपने सर्वोच्च नेता से ये पूछा, अपने प्रधानमंत्री से ये पूछा, प्रधानमंत्री तो वो सभी के हैं, भारत के हैं, पूरे हमारे हैं, आपके हैं, सभी के हैं, लेकिन अपने नेता से जब उसने पूछा कि इस पर हमारा स्टैंड क्या होगा, ये क्लियर करिए प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी ने खुल के इस तरीके से बोला कि मुझे लगता है कि 1 लाख बुद्धिजीवी, 1 लाख पत्रकार अगर ये सवाल पूछते तो इस मजबूती के साथ यूसीसी पर प्रधानमंत्री का क्या सोचना है, और अब प्रधानमंत्री का सोचने का मतलब पूरी सरकार का क्या सोचना है, पूरी पार्टी का क्या सोचना है, वो देश के सामने नहीं आता। ये इससे बड़ा कोई उदाहरण अगर टू वे कम्युनिकेशन का हो, बॉटम टू टॉप, तो कोई मुझे बता दे कि वो यूसीसी जिसके बारे में सब जानना चाहते थे, कोई चैनल ऐसा बचा नहीं होगा जो इस पर ब्रेकिंग न्यूज चलाने की जो है वो कामना न पाल के बैठा हो। गायत्री जी, अवनीश जैसे लोग जो बैठ के विश्लेषण करते हैं, हम भी चाहते थे कि अरे कुछ कहीं से पता चले तो हम यूसीसी पर जो है बड़े बड़े लेक्चर देना शुरू करें। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से यूसीसी के बारे में इतना फर्म स्टैंड और इतना क्लियर स्टैंड कब निकल के आया? जब उनकी एक बूथ लेवल कार्यकर्ता ने उनसे सवाल पूछा। ये है उदाहरण साहब कि टू वे कम्युनिकेशन इस पार्टी में है, जिसे संस्कार में वो जीती है, व्यवहार में वो जीती है। जी जी सर, मैं सॉरी चाणक्य पे आना चाहूंगी। अमित शाह इज नोन फॉर माइक्रो प्लानिंग, जिसको बोलते हैं ना बड़ा छोटा 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 एकदम, मतलब वो जिसको बोलते हैं डीप तक जाकर प्लान ए, प्लान मतलब एक तो प्लानिंग हो गई, दूसरा वो प्लान ए, प्लान बी, सब प्लान्स रेडी रखते हैं। सो अमित शाह, अगर मैं बोलूं अमित, डेफिनेटली मोदी जी के अगर हम कोई बोले बैकबोन है तो दैट इज अमित शाह। ही इज द मैन बिहाइंड मोदी। बीजेपी की रिवाइवल अगर मैं बोलूं, जो बीजेपी कमबैक की है पिछले 2024 से, लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेडिट कार्यकर्ता हैं, डेफिनेटली हैं, बट कहते हैं ना अ लीडर इज मोर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ गुड मास। जी सर। उसकी भी एक वजह है, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के स्तर पर हो चाहे सरकार के स्तर पर हो, इतने लेवल क्रिएट करके रखे हुए हैं। हालांकि इसको अगर कोई नेगेटिवली लेना चाहे तो ये बात कर सकता है कि साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जेपी नड्डा हैं, और यहां जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, जब संगठन की बात आती है, तो बार बार जो है वो अमित शाह की बात होती है।
ये उस तरह के संयुक्त परिवार की सबसे खूबसूरत निशानी है कि जहां हर व्यक्ति बिना एक दूसरे से क्लैश किए हुए, चाहे वो ईगो के स्तर पे हो, चाहे वर्किंग का क्लैश हो, चाहे ईगो का क्लैश हो, उस सबको अवॉइड करते हुए अल्टीमेटली अपने परिवार का भला करता है, करता जाता है, लगातार उसके बारे में सोचता है। ये भारतीय जनता पार्टी में आप सोचिए, अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, तब से हम आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे। आपने शुरुआत की अमित शाह से और फिर जाते जाते भी आप अमित शाह को छोड़ना नहीं चाहती। ये है इनके नेताओं की आपसी अंडरस्टैंडिंग। और मुझे कई बार बहुत हंसी आती है कि नरेंद्र मोदी तो 2013 के बाद कैंपेन करने के बाद जब सरकार में आए तो वो उनका जो कहना था, बार बार उन्होंने कई बार रिपीट किया है, कई जगह रिपीट किया है कि पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदल दो। तो यहां पर ब्रेकिंग न्यूज, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच मनमुटाव। नहीं भा रहा है जेपी नड्डा को अमित शाह का दखल देना पार्टी में। इस तरह की ब्रेकिंग पाने और लिखने की चाहत रखने वाले जो पॉलिटिकल पंडित से, उनका जो चश्मा था, जिन चश्मों से वे देखते थे, नरेंद्र मोदी बार बार ये कह चुके हैं कि भैया वो चश्मा हटा दो, हम जरा दूसरे तरीके से अब जीने लगे, ये पार्टी अब दूसरे तरीके से चलने लगी है, तुम्हारे चश्मे से हम न पढ़े जाएंगे, न हमारी तासीर पढ़ी जाएगी, न हमारी केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी। यही वजह है कि आज भी मैंने शुरुआत में आपसे कहा ना कि अब तो 9.25 साल बीतने को आए, अमित शाह ना पार्टी अध्यक्ष हैं, ना उनका उत्तर प्रदेश अब इतना आना जाना होता है, लेकिन फिर भी कनेक्टेड सबसे है। और यही हाल केवल उत्तर प्रदेश से नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में चूंकि थोड़ा सा जानता हूं, ऑफ द रिकॉर्ड भी जानता हूं, इसलिए मेरी जानकारी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब भी गाहे बगाहे बूथ लेवल कोई कार्यकर्ता कह देता है कि हाँ फलाने जगह से ये संदेश आया था, या हमने कोई फीडबैक दिया, उसका प्रॉपर संज्ञान लिया गया और उसका फीडबैक का उत्तर आया, तो ये तो जेपी नड्डा से पूछ के नहीं करते होंगे ना अमित शाह। या अगर अमित शाह जी ऐसा कर लेते हैं तो जेपी नड्डा को एज ए नेशनल प्रेसिडेंट बुरा तो नहीं लगता। तो यहां एक परिवार की भावना है। और मैं फिर अपनी बात वहीं आकर खत्म करना चाहूंगा कि ये सब किसी मैकेनिज्म, किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, किसी लिखी हुई किताब, आसमान से कोई टपकी हुई किताब या किसी खानदान की रवायत से नहीं संभव हुआ है। यह संस्कार से संभव होता है और संस्कार से ही संभव हुआ है, जिसके लिए जिम्मेदार या जिसका क्रेडिट जाता है बीजेपी के लिए आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। उसने जिस संस्कार को ट्रांसफर किया है अपने लोगों में, वो लोग इसी संस्कार को लेके जीते हैं, अनाम रह के काम करते हैं। यही नरेंद्र मोदी 30 से 40 साल इसी देश में न जाने किस किस आप शहर में ये एक आरएसएस के एक्टिविस्ट के रूप में घूमे हैं, काम किए हैं। यही वजह है कि 2014 में जब ये कहीं भी जाते थे और कहते थे कि फलाने जगह से मेरा पुराना नाता है मित्रों, तो जो यहाँ के पाखंडी शुद्धतावादी हैं, जो बिल्कुल अपना दिमाग कहीं बेच के आ गए हैं, वो मजाक भी उड़ाते थे कि इनका हर जगह से कनेक्ट रहता है। अरे पता तो करो, वो लखनऊ जैसी जगह पे कब गए, वो गोरखपुर जैसी जगह पे कब गए, वो भोपाल पे कब जाके काम कर लिए, वो नॉर्थ ईस्ट में कितने दिन काम कर दिए। तो आरएसएस का ये संस्कार है। तुझे एक नेता, अच्छा दूसरी चीज, अपने कार्यकर्ताओं को बाय नेम बाय फेस जानना। आप जरा सोचिए, राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता, उसके सामने कोई कार्यकर्ता चला जाए और वो उसको नाम से बुला ले कि अरे मिस्टर XYZ, और भाई कैसे हो। आप सोच सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी को ही आप देख लीजिए, ये सब संस्कार कहां से आता है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी अकेले वो शख्स हैं। आप ये पूरी जो ये पौध निकली हुई आरएसएस के संस्कारों से, आप उनके सारे लीडर्स को आप देख लीजिए। क्या किसी पब्लिक मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी कभी भी नामों का उल्लेख करने के लिए कोई स्लिप पढ़ते हुए पाए गए हैं? वो कभी नहीं पढ़ते। अभी अभी यूएसए गए थे, उनकी कांग्रेस को जब वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कई सीनेटर्स का नाम लिया। क्या किसी पर्ची पर पढ़ के नाम ले रहे थे? नहीं। तो ये
जिसको मैंने कहा ना कि ये कैरेक्टरल डीएनए है जो आरएसएस से ट्रांसफर हो जाता है और फिर व्यक्ति उसको जीने लगता है। यही मजबूती है भारतीय जनता पार्टी की, उसके संगठन की, और यही उनके संगठन की मजबूती, सांस्कृतिक मजबूती, राजनीतिक मजबूती ट्रांसफॉर्म होती है उसके बूथ लेवल जो कार्यकर्ता होते हैं उनके पास। और ये इसका जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जब ये एक्टिवेट होता है, पूरी शक्ति के साथ एक्टिवेट होता है, तो आपके पास इलेक्शन दर इलेक्शन जीतने का रिजल्ट आता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी मेहनत करिए। वो एक विज्ञापन आता था ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों बनी, तो उसके जवाब में क्या बोलता था कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। भाई तुम भी ऐसा कर लो ना। तुम्हारे पास जब ऐसा काडर होगा कि जो पैसों पर टिका होगा, 32 साल तुमने शासन किया पश्चिम बंगाल में है लेफ्ट वालों, और उसके बाद अचानक एक दिन तुम्हारी सत्ता जाती है और ममता बनर्जी के पास पूरा काडर चला जाता है। स्ट्रेंज, हाँ, द वे दे मूव। तो प्रीपेड था, बड़े भैया ने रिचार्ज नहीं कराना शुरू किया, छोटे भैया ने रिचार्ज कराना शुरू किया, तो भैया पानी चाहिए, भैया खाना चाहिए, वो छोटे भैया से पूछना शुरू हो गया। बड़ा सिंपल सा है। मैंने कहा ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संस्कार बो, तुमने संस्कार तो बोया नहीं। आप देखिए ना, 45 साल 50 साल जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रही, जिसका कार्यकर्ता उपभोग किया, हर तरीके का उपभोग किया, वो भी आपको छोड़ के चला गया। हाँ, वो कभी कभी जुट जाता है। कब जुट जाता है? जब उसको लगता है कि यहां पे सरकार बनने का चांस है। अरे भाई, एंटी इनकम्बेंसी है, हर चुनाव लोकतंत्र है, यहां पे ऐसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे चुनाव कोई जीत के बैठ जाएगा। तो वहां पर वो पहुंच जाता है, फिर 4.5 पौने 5 साल रहता है। जैसे ही उसको लगता है कि तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली हो, फिर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कारों से आपसे नहीं जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके बावजूद कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, ये शिकायत होती है, सामान्य शिकायत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को सो कॉल्ड लाभ नहीं पहुंचाती या लाभ नहीं लेने देती, तरह तरह के जो एक पॉलिटिकली रवायत में है। उसके बावजूद भी उसका कार्यकर्ता उसके लिए हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। उसको बस अपने नेता की एक आवाज की जरूरत होती है। आपने जैसे बताया प्रीपेड एंड पोस्टपेड, आपने एक चीज नोटिस की है, कांग्रेस ही वैसी पार्टी है जिसने कितनी रीजनल पार्टीज को जन्म दिया है। आई मीन, आप शरद पवार की पार्टी ले लीजिए, आप ममता बनर्जी की पार्टी ले लीजिए, आप साउथ में कितनी पार्टीज ले लीजिए, और बीजेपी आई थिंक इज द ओनली पार्टी जिसमें लोग आकर बेशक जुड़े हो बट दे हैव हार्डली लेफ्ट। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ऐसा कब होता है? क्या आपने किसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग दुकानें खुलती हुई देखी हैं? नहीं देखी होंगी। लेकिन एक बड़ा सीएनएफ एजेंट, उसके नीचे एक सुपर स्टॉकिस्ट, फिर सब स्टॉकिस्ट, फिर रिटेलर, ऐसा होता है ना, बंटवारा होता है। तो वो आपने इस तरह की देखा होगा। लाला जी की असली सबसे पुरानी दुकान, उसके ठीक बगल में खुल जाती है लाला जी की असली सबसे पुरानी दुकान, उसके ठीक बगल में खुल जाती है वही पुराने वाले लाला जी की नई सबसे पुरानी दुकान। तो ये कमर्शियली जब मामले होते हैं तो वो इस तरह का होता है। इसीलिए कांग्रेस से जब जिसके स्वार्थ का अलग सिद्ध होना देखा गया, समझा गया, तो इस तरह के निर्णय हुए। यही वजह है कि कांग्रेस ने इतने सारे पार्टियों को जन्म दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कह सकते हैं कि यह दुर्घटना है। उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनसे जो निकलता है वो खुद समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व कहीं नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति निकलता है, संस्कार के निकलने की गुंजाइश नहीं होती। तो जो नैतिक संस्कार आप होता ना कि भाई आप 1 किलो खुशी लेके कहीं जा सकती हैं, 50 किलो सेटिस्फैक्शन लेके आप कहीं जा सकते हैं? नहीं ना। आप 1 किलो कोई वस्तु लेके जा सकते हैं, 2 किलो कोई सामान लेके जा सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव चीज आप लेके जा सकते हैं, एक व्यक्ति पार्टी से चला जा सकता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव टर्म में उसके पास है चीजें, जो संस्कार हैं, जो कमिटमेंट है, वो लेके वो नहीं जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस से खूब सारी पार्टियां बनी, भारतीय जनता पार्टी से खूब सारी पार्टियां तो छोड़ दीजिए, जो नेता भारतीय जनता पार्टी के फोरम को छोड़ के गया उसका खुद का भी अस्तित्व नहीं बचा है भी तो बड़ा हल्का फुल्का कहीं जी खा रहा है। जी जी,
इंटरेस्टिंग टू नो सर, किस तरीके से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बॉन्ड करके रखती है एंड वाइस वर्सा विद अदर पार्टीज। क्योंकि किसी भी पार्टी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसका ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। अकेले कोई भी चीज नहीं चलती है एंड इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक। दोनों तरफ से जब आदान प्रदान होता है तभी एक मजबूत संस्था बनती है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर बीजेपी एंड इट्स विक्ट्रीज, या मोदी एंड शाह जी की भी विक्ट्री शुड गो टू द कार्यकर्ता, जो लोग दिन रात ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, खून पसीना अपना लगा देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस पार्टी के लिए। एंड कांग्रेस के भी हैं जो काम करते होंगे, बट probably they need to look into कि what is the problem and what is the, और लास्ट एंड मैं जाते जाते मेंशन करना चाहूंगी बिकॉज वी विल नॉट लाइक टू एक्सटेंड द टॉक। बीजेपी जो प्रॉमिस करती है वो करती है, कांग्रेस प्रॉमिस करती है ना करने के लिए क्योंकि कर्नाटका का एग्जाम्पल सबके पास है। आपने इधर 1 रुपए टिकट घटा दिया, बढ़ा दी, बट बाकी जगह कंपनसेट कर दी, तो लोग बेवकूफ नहीं है कि आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। सो दैट ऑल्सो मैटर्स। एंड ऑफ द डे ग्राउंड पर रियलिटी तभी ट्रांसलेट होती है व्हेन यू हैव अ टीम वर्किंग ऑन द ग्राउंड विद अ फीडबैक टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्ट नीट मीडिया। सर का चैनल है प्रारंभ, सर वहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली रखते हैं। एंड अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।